ध्वनि की चाल यानी स्पीड अधिकतम होती है, वहां पर पहला क्वेश्चन था हमारा ध्वनि की चाल निर्वात में पूछा था। वहां पर अंतर सिर्फ ये था, ध्यान से सुने आप, निर्वात में। तो देखिए वैक्यूम यानी निर्वात में जो साउंड की जो स्पीड है वो क्या होती है, शून्य होती है, जबकि लाइट की हमने पढ़ा था मैक्सिमम होती है, उसका मान कितना था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ वैक्यूम नहीं दिया, अब सिर्फ आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है यानी मैक्सिमम होती है। तो आपको याद रखना है ध्वनि की जो चाल अधिकतम होती है वो सॉलिड में होती है यानी ठोस माध्यम में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में माध्यम नहीं है, मैं माध्यम और लिख देता हूँ, सॉलिड मीडियम में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ध्वनि की जो चाल है अधिकतम वो ठोस माध्यम में होती है और सबसे कम यानी शून्य होती है, हम कह सकते हैं शून्य किस में होती है, निर्वात में। जबकि प्रकाश तरंगों में इसका उल्टा होता है। तो आप याद रखें ध्वनि का उल्टा प्रकाश तरंग या प्रकाश तरंग का उल्टा ध्वनि तरंग, याद रखें आप। अगला क्वेश्चन देखें, प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रति सेकंड यानी एक सेकंड में कितने कंपन हुए। जैसे एक सेकंड में 20 कंपन हुए यानी वाइब्रेशन जिन्हें हम कहते हैं, कंपन जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो देखिए प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, और फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से या स्मॉल एन से भी लिख सकते हैं और इसे न्यू से भी लिखा जाता है, लेकिन लाइट के केस में हम इसे लिखते हैं न्यू से और ध्वनि के केस में हम स्मॉल एफ या स्मॉल एन से लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, पर सेकंड किए गए कंपनों की संख्या। तो यहाँ पर टी क्या है, टी है यहाँ पर टाइम। तो एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन यानी कंपन हुई, ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। जैसे कि आप जब बोलते हैं तो आप अपने कंठ पर फिंगर लगाइए तो आपको यहाँ वाइब्रेशन यानी कंपन महसूस होंगे। तो यहाँ पर आपका जो गला है, और गला यानी कि जो आपका हम कह सकते हैं जो यहाँ पर ये जो कंठ आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हम कहते हैं ध्वनि उत्पादक यंत्र, क्योंकि साउंड यहीं से प्रोड्यूस्ड होती है और साउंड प्रोड्यूस्ड हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है। अब एक सेकंड में कितने कंपन हुए, ये फ्रीक्वेंसी होगी। यानी अगर कंपन ज़्यादा हो रहे हैं आपके यहाँ पर तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसका मतलब आपकी जो वॉइस होगी यानी आपकी जो हम कह सकते हैं आवाज़ होगी वो उसमें तीखापन होगा। तीखापन का मतलब यहाँ पर मधुरता से लेना है, आपकी आवाज़ कैसी होगी, मधुर होगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ध्वनि का अभिलक्षण, ध्वनि का जो अभिलक्षण है, तारत्व जिसे हम कहते हैं, जिसे पिच कहते हैं, ध्वनि का अभिलक्षण पिच है जो कि किस पर निर्भर करता है। तो पिच जो होती है, पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी से लिया जाता है, पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी से। मैंने अभी आपको समझाया कि जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी यानी पिच भी उतनी ही ज़्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि पिच जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर निर्भर करती है, ये ध्यान रखें। अब यहाँ जो आवृत्ति पर निर्भर करती है, मैंने बताया फ्रीक्वेंसी क्या है, पर सेकंड कितने कंपन हुए। तो जितने ज़्यादा वाइब्रेशन होंगे, कंपन होंगे, फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होगी तो पिच भी उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। इसका मतलब ये है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की जो पिच होती है यानी गले की जो हम कहें पिच होती है वो हाई होती है, और इसी वजह से लड़कियों की आवाज़ कैसी होती है, मधुर होती है लड़कों की तुलना में। ठीक है, तो जिसकी पिच लो होगी उसकी आवाज़ में भारीपन होगा, मोटापन होगा, ये आप ध्यान रखें। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखें आप कि प्रकाश जो है, लाइट है, ये 7 रंगों का यानी कलर्स का क्या है, मिक्सचर है। यह किस वैज्ञानिक ने कहा। फिर से सुने कि जो लाइट होती है 7 कलर्स। अब 7 कलर्स कौन कौन से हैं ये हम सभी को पता होना चाहिए। इन्हें बोला जाता है विबग्योर। 7 कलर कौन कौन से हैं, विबग्योर। यानी जो प्रकाश तरंग होती है यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो श्वेत है, सफ़ेद है। अब ये 7 कलर से मिलकर के बना है, और 7 कलर कौन कौन से हैं, देखिए 7 कलर हैं विबग्योर। वी का मतलब है वायलेट, आई यानी इंडिगो,
ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर्स जो हैं इनका मिक्सचर कहलाता है लाइट यानी कि प्रकाश। आपने इंद्रधनुष में कलर्स की जो पट्टियां देखी हैं, जो बैंड देखे हैं, जिन्हें स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, ये भी कितने कलर्स होते हैं? 7 ही होते हैं। तो एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि इंद्रधनुष में कितने कलर्स दिखाई देते हैं, तो आप क्या कहेंगे? 7 यानी कि 7 कलर्स दिखाई देते हैं। और कौन कौन से हैं? विबग्योर हैं। अब इनका जो मिक्सचर है, ये कौन से वैज्ञानिक ने हमें सबसे पहले बताया था? किसने ये बात सबसे पहले कही थी? तो आपका आंसर होना चाहिए न्यूटन। आइंस्टीन नहीं होगा, ध्यान रखें, न्यूटन होगा। हालांकि आइंस्टीन आता है लाइट से रिलेटेड है, ठीक है। आइंस्टीन ने ये कहा था कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश के बारे में आइंस्टीन ने बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव में आइंस्टीन वैज्ञानिक का संबंध आता है, इससे संबंधित है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है उससे। लेकिन अभी यहाँ पर आपको याद करना है न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखें, सापेक्ष आर्द्रता। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी नापी जाती है यानी इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो कौन से यंत्र के द्वारा किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। यहीं आप गलती करते हैं, ये हाइड्रोमीटर है, ये हाइग्रोमीटर है। तो देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो आपको फिर ये भी पता होना चाहिए कि हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। तो देखिए जो द्रव होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, उनकी जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, घनत्व यानी कि डेंसिटी, इसको मापने में हाइड्रोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो लैक्टोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? लैक्टोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है मिल्क की शुद्धता को मापने में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी में काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो मिल्क की शुद्धता को मापने में लैक्टोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। और थर्मामीटर सभी जानते हैं, टेम्परेचर यानी ताप को मापने में थर्मामीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर यहाँ हाइग्रोमीटर पढ़कर छोड़ दिया, इसके अलावा 3 क्वेश्चन और हैं आपके सामने, 3 पॉइंट और हैं, तो इन पे भी थोड़ा सा आप नज़र करें, डिस्कस करें, जिससे आपके 4 पॉइंट यहाँ क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत बताइए। यानी कि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, उसमें जो ऊर्जा होती है, जिसे हम कहते हैं हीट एनर्जी, तो उस हीट एनर्जी का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, मतलब कौन सी वो घटना है जो सूर्य पर हो रही है। तो देखिए सूर्य पर कौन सी घटना होती है, क्वेश्चन है, आप देखें ऑप्शन में, देखिए नाभिकीय विखंडन नहीं होती। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सूर्य को लेके, ठीक है। तो पहले तो आप इसका आंसर देखें, नाभिकीय संलयन। देखिए इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन। जब भी आप क्वेश्चन को करें, इन बातों पर विशेष ध्यान दें। विखंडन का मतलब होता है टूटना, संलयन यानी कि इसे हम कहते हैं इंग्लिश में फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है 2 चीजें आपस में, हल्की चीजें जब जुड़ जाएं। विखंडन का मतलब टूट जाएं। तो यहाँ पर जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो नाभिकीय विखंडन किस में होता है? तो नाभिकीय विखंडन होता है, देखिए एक क्वेश्चन और बन गया। यहीं से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की समस्या आएगी। या ऐसे पॉइंट आप लिख लें, फिर उसका आंसर ढूंढें क्या होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा एटम बम यानी परमाणु बम। तो परमाणु बम जो होता है उसमें नाभिकीय विखंडन होता है, या ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, ये नहीं होगा, अपना आंसर बी है, ये ध्यान रखें आप। अगला पॉइंट देखें, कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार के लिए कौन से समस्थानिक यानी आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन सीरीज जो हमने स्टार्ट की, याद रखना ये वो क्वेश्चंस हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। याद रखना, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ये याद रखें। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, ना केवल एनटीपीसी, राजस्थान कांस्टेबल, कोई सा भी एग्जाम दे, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो कैंसर के उपचार के लिए कौन से आइसोटोप का यूज किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का करते हैं, या कार्बन 14 का करते हैं, या आयोडीन 131। देखिए आंसर तो एक है यहाँ पर, इसका आंसर होगा कोबाल्ट 60, ये याद रखें, कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। अब आपके दिमाग में ये भी तो आना चाहिए कि सर आयोडीन 131 का यूज कहाँ होता है, ये भी तो क्वेश्चन है अपने आप में, ये भी तो पूछ सकता है आपसे। तो आपको पता होना चाहिए आयोडीन 131 का यूज होता है घेंगा,
जिसे हम कहते हैं थायराइड या गॉइटर, या इसे हम क्या कहते हैं, गॉइटर यानी थायराइड या घेंगा, गलगंड भी बोला जाता है, गले का रोग जिसे होता है। नॉर्थ इंडिया में ये समस्या आप देखें घर घर में पाई जाती है। तो घेंगा यानी थायराइड की जांच में आयोडीन 131 का यूज़ किया जाता है। सोडियम 24 का यूज़ कहाँ किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए सोडियम 24 का यूज़ कहाँ होता है, हमारी नसों में, यानी कि हमारी जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, जो ब्लड वेसल्स की हम बात करें, यानी कि धमनी और शिरा, आर्टरी और जो वेन होती हैं, आर्टरी और वेन के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, यानी जो खून बह रहा है, तो उसकी जांच में हम किसका यूज़ करते हैं, हम करते हैं सोडियम 24 का। तो ब्लड सर्कुलेशन में तो देखिए बड़ा ही आसान है, सामान्य सी जानकारियां हैं, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। तो ब्लड के सर्कुलेशन का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का यूज़ किया जाता है। तो कार्बन 14, मुझे नहीं लगता इसका आंसर आप में से कोई ऐसा होगा जिसे इसका आंसर नहीं पता हो कि कार्बन 14 का यूज़ कहाँ होता है। सभी जानते हैं जीवाश्म की आयु, तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में यानी पता लगाने में हम किसका यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए जीवाश्म जो होते हैं, जो फॉसिल्स जो होते हैं, उनकी आयु पता लगाने में कि कितने वर्ष पुरानी है, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्बन 14। तो देखें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, ये कह रहा है आपसे कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोनार है क्या। देखिए आपने सुना होगा, कई बार आम भाषा में कहते हैं भाई तू मेरी रडार में है। जैसे घर के जो आपके बड़े लोग हैं, आपके पापा जी हैं, दादाजी हैं, कई बार कहीं आप घर से बाहर निकल रहे होते हैं बिना बताए, तो आपसे कहते हैं ना भाई कहाँ जा रहा है, आप कहते हैं अभी आ रहा हूँ, वो कहते हैं ना तू मेरी रडार में है, ध्यान रखना। तो वैसे ही रडार और दूसरा होता है सोनार। तो रडार और सोनार दोनों ही क्या हैं, ये टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, ये याद रखें आप। सोनार भी क्या है, तकनीक, और रडार भी क्या है, टेक्नोलॉजी। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। वैसे ही रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो देखिए यहाँ पर जो सोनार से आप याद कर सकते हैं, सोनार का मतलब साउंड वेव से लिया जाता है। साउंड वेव का मतलब आपको याद रखना है ध्वनि तरंग से, यानी कि इसमें उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का यूज किया जाता है। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें क्या कहलाती हैं, अभी हमने बात की थी, आपको याद होगा, अल्ट्रासोनिक, जिसका उपयोग कहाँ होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी में। तो देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक तरंगों का यूज़ किया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग सोनार टेक्नोलॉजी में भी किया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है ना कि सोनार टेक्नोलॉजी में कौन सी तरंगों का यूज़ होता है, तो आप कहेंगे अल्ट्रासोनिक का, और अल्ट्रासोनोग्राफी में भी अल्ट्रासोनिक का। अब ये पूछ रहा है कि सोनार टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ होता है, किसके द्वारा किया जाता है, डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, वायुसेना के द्वारा किया जाता है, नौ संचालकों के द्वारा या नौसेना के द्वारा किया जाता है, या अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा किया जाता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि जो तरंगे होती हैं उच्च आवृत्ति वाली, जिन्हें हम कह रहे हैं अल्ट्रासोनिक, इनका उपयोग होता है सोनार में, और सोनार तकनीक का उपयोग करते हैं नौ संचालक, मतलब पानी में। पानी का मतलब समुद्र से है यहाँ पर। तो समुद्र की गहराइयों में, समुद्र के अंदर यानी पानी के अंदर जो पनडुब्बियाँ होती हैं, पनडुब्बी का मतलब है नौसेना से, नौसेना से। वायुसेना फिर किसका करेगी, वायुसेना करेगी रडार तकनीक का। ये भी अपने आप में क्वेश्चन हो गया। तो देखिए वायु की अगर बात करता है तो रडार टेक्नोलॉजी, जैसे वायुयान होते हैं तो बिना रडार तकनीक के इनका संचालन संभव नहीं है। लड़ाकू विमान हो गए, तो ये सब आप याद रखें। तो वहाँ वायुसेना आ जाएगी, और पानी समुद्र की बात करें, पनडुब्बी की बात करें, तो यहाँ पर सोनार तकनीक होगी। वैसे ही समुद्र की गहराई आपको पता लगानी है, समुद्र के अंदर डूबी हुई चट्टानें हैं उनका पता लगाना है आपको, सब कुछ। देखिए पानी की बात हो रही है, समुद्र में बात कर रहे हैं हम। टाइटैनिक जहाज जो डूब गया था उसके मलबे का भी पता लगाया गया था, कौन सी तकनीक के द्वारा, सोनार तकनीक के द्वारा। तो अगर आपको इतना सा पता है कि सोनार तकनीक का उपयोग तो पानी यानी समुद्र में स्थित वस्तुओं की दिशा, दूरी और चाल के ज्ञान में होता है, वैसे ही रडार तकनीक का उपयोग होता है वायु में स्थित पिंडों का। पिंड का मतलब वायुयान से भी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखें, न्यूनतम यानी मिनिमम
संभव ताप है। ये कह रहा है मिनिमम टेम्परेचर कितना पॉसिबल हो सकता है, कितना संभव हो सकता है, यानी कम से कम तापमान का मान क्या हो सकता है। जैसे अगर हम मानव शरीर के तापमान की बात करें तो मानव शरीर का तापमान यानी औसतन तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और कमरे के अंदर हम रहते हैं, हमें जो कहते हैं ना हमारे लिए जो अनुकूल होता है बॉडी के लिए वो होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का ताप। जिस कमरे में हम रहते हैं इतने टेम्परेचर पे तो हमें गर्मी महसूस होती है। तो अब ये कह रहा है मिनिमम टेम्परेचर कितना पॉसिबल हो सकता है। ऑप्शन में -40 डिग्री सेल्सियस। सी का मतलब आपको याद करना है सेल्सियस। सी का मतलब आपको क्या याद करना है, सेल्सियस। कई जगह सेंटीग्रेड भी लिखा हुआ है, वो भी सही है, लेकिन सेल्सियस एक साइंटिस्ट के नाम पर आधारित है। इसके ताप को मापने की ये इकाई है सेल्सियस। वैसी ताप का मेजरमेंट फ़ारेनहाइट में भी किया जाता है, केल्विन में भी किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए। जैसे दूध को लीटर में मापा जाता है, वैसे ताप को केल्विन में, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और ह्यूमर में इसका मापन किया जाता है। अब यहाँ सेल्सियस में आपको बताना है -40 डिग्री सेल्सियस होगा या -273 डिग्री सेल्सियस होगा, या ये मान प्लस में है और ये भी किस में है, प्लस में। तो आपको आंसर याद रखना है -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। पिछली बार भी एनटीपीसी में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, याद रखना -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये न्यूनतम संभव ताप है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी तो आना चाहिए ना सर कि अधिकतम कितना हो सकता है। देखिए अधिकतम तो कितना भी हो सकता है, 100 भी होता है जिससे पानी उबलने लगता है, 1000 भी हो सकता है और लाखों में भी हो सकता है, ये ध्यान रखें। वैसे ही क्वेश्चन है आपके लिए कि जल का घनत्व यानी डेंसिटी अधिकतम होती है, जो वाटर डेंसिटी है वो कौन से टेम्परेचर पर अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और ये ऐसा क्वेश्चन है अक्सर इसमें स्टूडेंट गलतियां करते हैं। तो देखिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। आंसर आपको पता होना चाहिए। आपको ये तो पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है सर। अब यहाँ पर ख़ास बात है कि ये तो माइनस में है और ये प्लस में है ये मान। अब यहाँ आकर के आप कंफ्यूज हो जाते हो आप। तो देखिए आप याद रखना, जब भी आप किसी भी वस्तु को, जब भी आप किसी भी, चाहे ठोस वस्तु है चाहे वो द्रव वस्तु है, द्रव अवस्था में कोई वस्तु है, जैसे आप ठोस का मतलब आपने मान लीजिए कोई धातु की बनी कोई छड़ ले लिया, अगर आप उसे गर्म करेंगे उसकी लंबाई नाप लीजिए और उसे गर्म करने के बाद उसकी लंबाई नाप में थोड़ा सा अंतर मिलेगा नहीं, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। मतलब गर्म होने पर चीज़ें फैलती हैं। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं, जब आपको गुस्सा आता है, आपका दिमाग गर्म होता है यानी गुस्सा आता है, तो आप भी फैल रहे होते हैं आप, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। और जब आप सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियाँ आने पर क्या होता है, आप सिकुड़ जाते हो आप, ठीक है ना। तो याद रखना टेम्परेचर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि गर्म होने पर व्यक्ति हमेशा फैलता है। गुस्से से आप याद कर सकते हैं, दिमाग गर्म होने पर व्यक्ति क्या होता है, फैलता है। तो वैसे ही यानी फैलने का मतलब यहाँ आयतन से, आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना। तो आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा, क्योंकि D होता है m/v। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो ये याद करने का तरीका है। तो जब आप पानी को आप गर्म करते हैं, वाटर को आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उस केस में थोड़ा सा उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब है कि ये 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है, और आपको याद करना है इसका 4 डिग्री सेल्सियस आंसर, ना कि माइनस, ये गलत हो जाएगा। तो प्लस में याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का जो घनत्व है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप तो देखें, क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला कंपाउंड यानी यौगिक है। देखिए फोटोग्राफी की अगर हम बात करें कि जो फोटोग्राफर होते हैं, जब आप स्टूडियो जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो फ़ोटो लेने के बाद वो एक फ़िल्म जो होती है उस फिल्म के ऊपर इमेज डेवलप हो जाती है। आजकल तो देखिए डिजिटल कैमरे होते हैं, उनके अंदर मेमोरी कार्ड होता है, तो ये सारा प्रोसेस भी नहीं होता। लेकिन जो फिल्म आपने देखा होगा, आपके घर में दादाजी हैं, आपके पिताजी के टाइम के जो शादी के टाइम की फ़ोटो हैं, तो उनकी आपको नेगेटिव मिलेंगी, फ़ोटो की जो फिल्म मिलेगी आपको। तो जो फिल्म होती है उस फिल्म को तैयार किया जाता है, उस फिल्म के ऊपर इमेज को डेवलप किया जाता है। तो उस इमेज को डेवलप जो किया जाता है, यानी उस फिल्म को बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, ये इसकी बात कर रहा है। तो आपको याद रखना है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो कंपाउंड है यौगिक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा AgBr। AgBr को हम कहते हैं, Ag का मतलब होता है सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी, और Br यानी कि ब्रोमाइड। तो इसका नाम भी याद रखना है आपको। या तो वो ऑप्शन में फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर फॉर्मूला नहीं देगा तो वो क्या लिखेगा फिर, सिल्वर ब्रोमाइड।
तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। इसके अलावा एक कंपाउंड का यानी यौगिक का यूज और होता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आगे आएगा तब हम उसकी चर्चा करेंगे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखें, धातुओं का राजा किसे कहते हैं, यानी किंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स यानी धातुओं का, किंग यानी कि राजा कौन है, यानी कि वो मेटल बताएं, वो धातु बताएं जिसका सभी मेटल्स में, सभी धातुओं में सर्वोच्च स्थान है या प्रथम स्थान पर आता है। तो आपका आंसर क्या होगा, Ag यानी सिल्वर क्या सही आंसर है, प्लेटिनम या सोडियम या फिर Au जिसे हम क्या कहते हैं, गोल्ड। और दोस्तों याद रखना यही आपका आंसर होगा, गोल्ड को हम कहते हैं किंग ऑफ मेटल्स यानी धातुओं का राजा। अगला क्वेश्चन देखें, ये कह रहा है अम्लों का जो एसिड होते हैं यानी कि जो रसायन होते हैं, यानी अम्लों का। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था वो अम्लों का लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैं लिखूँ रसायन का या रसायनों का राजा, ये भी दे सकता है आपके लिए, ये भी ध्यान रखें। तो अम्लों का या फिर रसायनों का, ठीक है ना। तो अम्ल क्या है, केमिकल ही तो है, एक रसायन ही तो है ये। तो यहाँ पर लैंग्वेज पर विशेष ध्यान देना है, इसकी भाषा क्या है। तो अम्लों का जो किंग है, जो राजा है, यानी किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहते हैं, केमिकल का मतलब रसायन होता है, इसलिए मैंने रसायनों का राजा लिखा है। तो नाइट्रिक एसिड HNO3 से हम कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एक्वा रेजिया। तो आपका आंसर हो जाएगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। और यही वो सल्फ्यूरिक एसिड है जिसे हम आम भाषा में कहते हैं तेजाब। तेजाब यानी कि एसिड। याद रखना जब भी हम एसिड बोलेंगे तो एसिड का मतलब हमेशा आपको H2SO4 से लेना है। और ये H2SO4 क्या होता है, सांद्र होता है यानी कॉन्सनट्रेट होता है, जिसे हम कहते हैं गाढ़ा होता है, ठीक है। एक इसमें होता है क्या, डाइल्यूट यानी कि पतला, ठीक है ना। तो ये जो H2SO4 है ये कैसा होता है, सांद्र होता है, जिसे हम कहते हैं एसिड। और जो एसिड अटैक की जो घटनाएं होती हैं, तो एसिड अटैक की घटनाओं में इसी एसिड का यानी H2SO4 यानी रसायन का यूज किया जाता है। बैटरी के अंदर भी इसी H2SO4 को भरा जाता है, लेकिन वो तनु होता है यानी डाइल्यूट H2SO4 होता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, बैक्टीरिया की खोज किसने की। बैक्टीरिया की खोज की थी लीवेनहॉक ने, लिनियस ने, रॉबर्ट कोच ने या इवान वस्की ने। तो आंसर इसका क्या होगा दोस्तों कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो देखिए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक पूरा नाम ये है। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किसकी खोज की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी यानी जीवाणुओं की खोज की थी। जबकि कई किताबों में रॉबर्ट कोच भी लिखा हुआ है। रॉबर्ट कोच आप याद रखें, रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया का संवर्धन किया था यानी कल्चर किया था, वो भी कैसे माध्यम में, कृत्रिम माध्यम में, आर्टिफिशियल मीडियम में बैक्टीरिया का कल्चर जो सबसे पहले किया था वो रॉबर्ट कोच ने किया था। जबकि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की क्या की थी, खोज की थी, ठीक है। अब आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है वायरस की खोज करता। इससे पहले हमने देखा था कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज करता कौन है, तो बैक्टीरिया की खोज करता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो वैसे ही देखें आप यहाँ पर वायरस की खोज करता है इवान वस्की। इवान वस्की एक वैज्ञानिक नाम है, ये क्या है, साइंटिस्ट नेम है। और इन्होंने सबसे पहले TMV वायरस की खोज की गई थी। TMV जिसे हम कहते हैं टोबैको मोजेक वायरस, यानी तंबाकू का जो पौधा होता है, तंबाकू के पौधे की जो लीफ होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों पर इस वायरस की खोज की गई थी। और जो लीफ होती हैं, पत्तियां होती हैं, इन पर स्पॉट पड़ रहे थे, निशान पड़ रहे थे, यानी हम ये कहें कि पत्तियां जो थी, निशान पड़ने की वजह से पत्तियां खराब हो रही थी। क्योंकि प्लांट का जो लीफ वाला पार्ट होता है, पत्तियां जो होती हैं, उसी से हमें टोबैको प्राप्त होती है, पत्तियां प्राप्त होती हैं। तो इवान वस्की ने ये देखा था कि टोबैको लीफ के अचानक खराब होने का कारण क्या है। तो अचानक खराब होने का कारण एक वायरस था, और इस वायरस की खोज इस पत्ती पर हुई थी, इसलिए नाम पड़ा टोबैको। मोजेक क्या है, मोजेक यहाँ पर एक रोग है, तो इसे हम कहते हैं तंबाकू मोजेक वायरस। हिंदी में इसे बोला जाता है तंबाकू मोजेक वायरस। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तंबाकू के पौधे की पत्ती पर हुई थी, इसलिए तंबाकू मोजेक क्या है, एक रोग है अपने आप में, इसलिए इसका नाम पड़ा TMV टोबैको मोजेक वायरस। अगला क्वेश्चन देखें आप, किण्वन की खोज करता है। किण्वन एक घटना है, फर्मेंटेशन। इस घटना का यूज खासकर बेकरी प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। जितने भी आप बेकरी के प्रोडक्ट, जैसे कि आप केक खाते हैं, आप
ठीक है, ब्रेड खाते हैं आप, ये सभी किससे बनाए जाते हैं, किण्वन करके बनाए जाते हैं, फर्मेंट करके बनाए जाते हैं। जितने भी आप मार्केट के अंदर नई नई प्रकार की जो ड्रिंक आ रही हैं, चाहे वो अल्कोहलिक प्रोडक्ट क्यों ना हो, अल्कोहलिक ड्रिंक क्यों ना हो, चाहे वो ये सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह क्यों ना हो, ये सभी फर्मेंट करके तैयार की जाती हैं। और इस फर्मेंटेशन यानी किण्वन की जो घटना, इसकी जो खोज की थी वो लुई पास्चर ने, मूलर ने, रॉबर्ट कोच ने या अरस्तू ने। तो आपका आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए फिर मैं आपसे कहूँगा, हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर चर्चा कर रहे हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन की सीरीज को आपने कंटिन्यू कर लिया, याद रखना सफलता को लेकर के सबसे बड़ा आपके अंदर एक तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में पेशेंस है, आप में धैर्य है, ये ज़रूरी है। और नियमित स्टडी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कम पढ़ें, आप दिन के 4 घंटे पढ़ें, लेकिन अभी तो समय ऐसा नहीं है कि 4 घंटे पढ़ने से काम चलेगा। अब तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन वो स्टूडेंट जो पिछले 1 साल से 1.5 साल से नियमित रूप से 4 घंटे भी पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो 4 घंटे उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना, और आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। 20 क्वेश्चन का टारगेट अगर आप पर डे लेते हैं तो फिर कहूँगा, अगर 2.5 महीने का समय आपके पास में है, एनटीपीसी वालों के पास में, यानी 75 डेज अपने पास में है, और 75 इंटू अगर 20 करते हैं आप, तो लगभग 1500 क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। 1500 क्वेश्चन सोचिए, अगर 20 क्वेश्चन भी आप पर डे कर रहे हैं ना, तो 1500 क्वेश्चन आप कर लेंगे, और वो क्वेश्चन कर लेंगे जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा चुके हैं। तो संभावना 90% तो वहीं से होगी। अगला क्वेश्चन देखें, 1 गिलास पानी पीने से निकलने वाली ऊर्जा कितनी मिलती है। 1 गिलास पानी अगर आप पीते हैं तो उससे कितने कैलोरी ऊर्जा आपको मिलेगी। तो आपको याद रखना है, पानी पीने से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, 0 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी आपको पानी पीने से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में हम मिलेंगे वही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। और इस क्वेश्चन सीरीज को आप कंटिन्यू करें, ये मेरा पूरा विश्वास है। आपको कोई भी डाउट है उस कमेंट बॉक्स में जाकर डालें आप, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तो करें, शेयर तो करें आप, ठीक है। धन्यवाद।